यूज़ करें और सस्टेनेबल मोबिलिटी कैसे क्रिएट करें, ताकि उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग भी कैसे हो। तो इन उद्देश्यों के साथ ये ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी जो पहले से भी रहा, उसमें कुछ काफ़ी मॉडिफिकेशंस इस बार करके मंत्रालय ने निर्णय लिया है। अभी वाले जो पॉलिसी हैं, ये पॉलिसी जो हमारे कितने भी मेट्रो नेटवर्क हैं और नमो भारत रेल लाइन हैं और जो इंडियन रेलवेज़ का जो पुराने रेल लाइन्स हैं उसके आधारित रहेगा। जो मेट्रो नेटवर्क हैं तो मेट्रो कॉरिडोर कर देंगे, उसका जो मेट्रो लाइन के दोनों तरफ से 500 मीटर के दोनों तरफ में एरिया है वो जोन कहा जाएगा, इसका टीओडी जोन। तो वहाँ पर ये स्कीम लागू हो सकता है। उसी तरह का जो नमो भारत रेलवे लाइन और बाकी रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, उसका रेडियस के रूप में 500 मीटर का जो रेडियस है वो नोड कहा जाएगा। उस एरिया में ये टीओडी डेवलपमेंट अलाउ किया जाएगा। और ये केवल सिर्फ अभी जो वर्तमान में मेट्रो नेटवर्क है उसमें ही नहीं, बल्कि ये पॉलिसी बहुत स्पष्ट कर रहा है कि जो प्रपोज्ड नेटवर्क है, यानी जो अभी प्लानिंग में है, अभी फ्यूचर में आने वाला है, ऐसे मेट्रो नेटवर्क और ऐसे रेलवे लाइंस कहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर भी ये लागू होगा। तो इससे जो वर्क टू होम कहा जाएगा, यानी लोग आसानी से अपने घर से काम करने की जगह जाएं, लौट के आएँ, उसमें मतलब जो हमारे दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन का भी समस्या देखा जा रहा है, उसको भी समाधान इसके माध्यम से हो सकेगा। और जो हाउसिंग गैप है, लोगों का अफोर्डेबल हाउसिंग का समस्या है, तो उसका भी मतलब समाधान होगा, क्योंकि ये 100 स्क्वायर मीटर तक के अफोर्डेबल हाउसिंग को ये स्कीम अभी प्रमोट करता है। मैं कुछ जो पिछले इसके पहले स्कीम था और अभी वाले जो मॉडिफिकेशंस किया गया है उसमें क्या अंतर क्या है उसको मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। जो पहले वाले स्कीम में ये कंडीशन था कि टोटल टीओडी एरिया में कोई भी डेवलपमेंट के लिए लाएंगे, कोई प्रपोजल लाएंगे, वो ओवरऑल 8 हेक्टेयर लैंड को एक टीओडी जोन के रूप में डेवलप करना चाहिए और उसका इन्फ्लुएंस जोन प्लान बनेगा और वो भी 800 मीटर रेडियस का बनेगा और उसके अंदर 500 मीटर का रेडियस में वो स्कीम्स आ सकता है। और स्कीम का साइज का भी 1 हेक्टेयर का एरिया था। तो इस कारण से कोई भी प्राइवेट सेक्टर से टीओडी स्कीम्स नहीं आ पा रहा था। अभी तक मात्र हम लोग ने जो सराय कालेखान और जंगपुरा, ये दोनों जगह डीएमआरसी और एनसीईआरटी का कुछ टीओडी प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुआ है, लेकिन ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर में भी ये टीओडी में लोग आगे आवे, उसको देखते हुए इन शर्तों को इस बार रिलैक्स कर दिया गया। 8 हेक्टेयर लैंड होने का या मिनिमम प्लॉट साइज 1 हेक्टेयर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मिनिमम प्लॉट साइज 2000 स्क्वायर मीटर रहने से भी वो टीओडी के लिए एलिजिबल होंगे। ये सबसे पहला है। दूसरा है कि पहले जो लैंड यूज़ टीओडी में आने पर जो लैंड यूज़ पहले से रहा उसके आधार पर मिक्स्ड लैंड यूज़ का प्रोविजन था। इस बार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो लैंड यूज़ का रेस्ट्रिक्शन को कम्प्लीटली हटा दिया गया, लेकिन ये शर्त लगाया गया है कि जो भी वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन बनेगा, एफआईआर का प्रयोग होगा, उसका 65% यानी 65% ऑफ द एफआईआर वुड बी इन अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब 100 स्क्वायर मीटर तक का फ्लैट्स वहाँ पर मतलब घर बना सकते हैं। तो इससे वो जो गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर इस एरिया में और बनेगा। तो तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और बहुत ही ईजी तरीके से ये योजना का लागू करें, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये सैंक्शन का जो टीओडी प्रोजेक्ट्स आएगा इन एरियाओं में, उसका सैंक्शन करने का एक सिंगल विंडो सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म बनाया गया। उसके तहत टीओडी कमेटी का गठन किया गया। टीओडी कमेटी वाइस चेयरमैन डीडीए की अध्यक्षता में रहेगी, लेकिन उसमें सभी एजेंसीज के लोग रिप्रेजेंटेटिव से उसमें पार्ट रहेंगे और जो प्रोजेक्ट वहीं पर प्राप्त होगा वहीं पर ही सैंक्शन होगा। और ये कंडीशन ये भी लगाया गया सरकार ने, 60 दिन के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, 60 दिन के अंदर वो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग, बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल, ये सारा चीज़ होगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, इसको हम लोगों का सब लोग मिलकर करेंगे। सरकार का ये डिसीजन है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जो टीओडी चार्जेस हैं
पहले हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टीओडी चार्जेस का कैलकुलेशन और उसमें बहुत तरह का इश्यूज होता था। इस बार सरकार ने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाइड टीओडी चार्ज ये किया गया कि 10,000 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर लिया जाएगा और उसमें वो राशि है कहीं दूसरी कहीं भी खर्च नहीं कर सकते हैं, बल्कि किस प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड, वहाँ के सीवरेज, ड्रेनेज, ये सब का फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ही खर्च हो, उसके लिए सिस्टम बनाया गया रिंग फेंस्ड एस्क्रो अकाउंट। तो उसके माध्यम से जो पैसा 10,000 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर लिया जाएगा उसमें से कुछ राशि है एमसीडी को जाएगा, डायरेक्टली जाएगा, और कुछ राशि है डीजेबी को जाएगा, कुछ राशि डीडीए के पास रहेगा। उस राशि को उन एजेंसीज सिर्फ उसी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ही खर्च कर सकते हैं। और ये टीओडी स्कीम में इस बार एफआईआर अलाउ किया गया है 400 से 500 एफआईआर, यानी जो बेस एफआईआर हैं फ्री एफआईआर ग्रुप में 400 तक अलाउड हैं, लेकिन वो एडिशनल एफआईआर 500 तक ले सकते हैं। वो 20% ऑफ द सर्किल रेट के रूप में वो ले सकते हैं, ये भी अलाउ किया गया है। और टीओडी का कोई भी स्कीम आएगा वहाँ पर 18 मीटर के रोड पर होना चाहिए और 2000 स्क्वायर मीटर का मिनिमम प्लॉट साइज होना चाहिए। यही है संक्षेप में ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में। धन्यवाद। अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जी दादाजी ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, फिर उसके बाद धन्यवाद सर। पीएम उदय स्कीम जो 2019 में आया था उसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। एक थे कि आप ओनरशिप राइट्स दो। अभी लगभग ये 1731 कॉलोनीज है, इसमें लगभग मतलब अंदाजे 10 लाख घर है। एंड अगर वो कॉलोनीज जाएंगे तो बिल्डिंग्स भी इतने होंगे और हर बिल्डिंग के हर माल पे भी लोग रहते हैं। तो इस योजना में ओनरशिप राइट्स जब लेते हैं मगर बिल्ट अप फॉर्म उनका जो बिल्डिंग है वो रेगुलराइज नहीं होता, उसके लिए लेआउट प्लान की ज़रूरत पड़ती है। दिल्ली में एक बिल्डिंग प्लान रजू करने के लिए आपको एमसीडी में लेआउट प्लान की ज़रूरत है। ये प्री रिक्विजिट नहीं हो पा रहा था, आरडब्ल्यूएस नहीं बना पा रहे थे। तो कोई भी अपना मकान रेगुलराइज करना चाहे तो पूरे कॉलोनी मिलके रेगुलराइज आरडब्ल्यूए मिलके लेआउट प्लान बनाएगा तब जाके और उसको रजू करेगा तब होगा। तो इसके वजह से काफ़ी कोई नहीं कर रहा था। तो ये एक फीडबैक मिला तो हमारा मंत्री श्री ने और सेक्रेटरी साहब ने ये मार्गदर्शन दिया कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। तो हमने पहला तो ये किया है कि अभी कोई लेआउट प्लान की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी ये पूरे अनऑथराइज कॉलोनीज में कोई भी अपना बिल्डिंग रेगुलराइज करना चाहे उनका ओनरशिप राइट्स के लिए पीएम उदय पोर्टल में अप्रोच करें। और उसमें ओनरशिप राइट्स अभी तक लगभग 38,000 लोगों को ओनरशिप राइट्स मिला है। वो लोग एमसीडी के स्वगम पोर्टल जो है सिंगल विंडो पोर्टल जिसमें अभी भी बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव होता है, उस पर अपना बिल्डिंग का नक्शा तैयार करके डाल दें। और ये नक्शा तैयार करेंगे जो एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स है, लगभग 700 आर्किटेक्ट्स एमसीडी का एम्पैनल्ड है, वही लोग तैयार करके डाल सकते हैं। उसमें एज इज वेरियस बेसिस में ये रेगुलराइज किया जाएगा। इससे वो अपना मकान रेगुलराइज होने से वो लीगल एंटिटी बनता है। वो लीगल एंटिटी बनने से बैंकेबिलिटी भी आएगा, लोन ले सकता है, ये अपने नाम पे करके फिर नाम भी आ जाएगा, बिकॉज अग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटर्नी दोनों मान्य है पीएम उदय स्कीम में। अगर उससे भी किसी ने मकान लिया हो तो भी वो, और पोजेशन लेटर हो या लीज डीड का कॉपी हो, इस सब डॉक्यूमेंट से उनको ओनरशिप मिलता है, फिर वो बिल्डिंग रेगुलराइज कर सकते हैं। 1731 में 220 कॉलोनीज ऐसे हैं जो वो जोन में हैं, जो फॉरेस्ट और रिज एरिया में आते हैं। वो जोन में लगभग 90 कॉलोनियाँ हैं और फॉरेस्ट और रिज एरिया में लगभग 61 कॉलोनियाँ हैं। और थोड़ा बहुत कॉलोनीज जो 51 कॉलोनीज ऐसे थे जो क्राइटेरिया में नहीं आता, 1/6/2014 के पहले नहीं बने थे पीएम उदय जो एक्ट हुआ था उसके मुताबिक, तो वो सब एक्सक्लूड होके 1511 कॉलोनीज है। इसका पूरा बाउंड्री भी निश्चित किया गया है, डीडीए ने किया है। तो वो सब लोग अभी 24 तारीख से, बिकॉज वो पोर्टल को ऑगमेंट करना पड़ेगा, तो 24 तारीख से पीएम उदय पोर्टल अभी भी चालू है, अपना ओनरशिप के लिए आज भी लगा सकते हैं। बट उसका नेक्स्ट स्टेप दैट इज एकदम पीएम उदय पोर्टल में से इनको कन्वेंस डीड या सरकारी ज़मीन या डीडीए का ज़मीन हो अगर उसमें भी ओनरशिप दिया गया है,
जो उनके ऑलरेडी बांधकाम हो गया है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, और उसके बाद वो ऑथराइजेशन स्लिप या कन्वेंस डीड लेके वो एमसीडी पोर्टल में अपलोड कर सकता है अपना बिल्ड फॉर्म, और उसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये दोनों अभी साथ में चलेगा। जिनका ऑलरेडी हो गया, 40,000 लोग लगभग ऑलरेडी अपना ओनरशिप राइट्स पाए हैं, वो लोग सीधे सीधे स्वगम पोर्टल में 24 अप्रैल को अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अभी भी पीएम उदय पोर्टल चालू है, अभी डीडीए के पास है, बट ये जीएनसीटीडी अभी ले लेंगे, एक आध महीने में ये ट्रांसफर हो जाएगा। बट अभी पब्लिक के लिए आज भी वो पीएम उदय पोर्टल खुला है और डीडीए एप्लीकेशंस ले रहा है। तो ये दो चीज़। और अगर कोई वेकेंट प्लॉट है, नया बनाना चाहे, तो वो बना सकते हैं अपने प्लॉट पर अकॉर्डिंग टू द बाई लॉज, वो भी मंजूरी दिया जाएगा, लेआउट प्लान की अपेक्षा नहीं की जाएगी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस। अब इसमें इतना ही है, अगर 6 मीटर रोड तो मिनिमम रखा है, अगर 4 मीटर रोड है वहाँ, तो एक तरफ 1 मीटर इनको छोड़ना पड़ेगा, दूसरे तरफ दूसरा जो बांधेगा वो 1 मीटर छोड़ेंगे जब भी वो रीडेवलप करेंगे, ताकि वो 1 मीटर का भी एफआईआर उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं जो नया बांधकाम होगा जो रोड का विरुद्ध छोड़ेंगे, आफ्टर ऑल अर्बन एरिया में जमीन पे जितना बांधकाम हो सकता है उतना ही उस जमीन का वैल्यू है, तो वो उनका वैल्यू नहीं घटेगा, तो उनको थोड़ा छोड़ा रास्ता मिल जाएगा। ये जो भी रीडेवलपमेंट में आएंगे ये भी इनके लिए भी ये लागू पड़ेगा, ताकि लोग अपना कॉलोनीज या क्लस्टर्स, पूरे कॉलोनी आने की जरूरत नहीं है, इधर एक क्लस्टर बन के आए कि हम ये 15 मकान रीडेवलप करना चाहें तो ये भी देखा जाएगा और अप्रूव किया जाएगा। अगर रीडेवलपमेंट का खाली प्लॉट है वो भी किया जाएगा। सिर्फ रेजिडेंशियल को रेगुलराइज किया जाएगा। कमर्शियल में 2 ही अपवाद है। कमर्शियल में 20 स्क्वायर मीटर तक का कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट 6 मीटर रोड हो तो रेगुलराइज किया जाएगा। 10 स्क्वायर मीटर हमने अगर ये छोटे कॉलोनियों में अगर जाएंगे तो देर आर स्मॉल पेटी शॉप्स जो बहुत कन्वीनियंट शॉप्स है, वो भी रेगुलराइज किए जाएंगे। अगर 10 स्क्वायर मीटर या उससे कम होना चाहिए तो उसका 6 मीटर से कम रोड में भी वो होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी कॉलोनियों में रोड्स तो हमने देखा है, बट काफ़ी कॉलोनियों में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप्स है वो एमसीडी अपने जवाबदारी लेके इसको संभालेंगे। जो भी और एमसीडी अभी हमने ऑलरेडी ड्रोन सर्वे कर रहा है इस कॉलोनीज का, हर महीने ड्रोन सर्वे होगा, हर 1 महीने 1.5 महीने के दायरे पे, और इसको कंपेयर किया जाएगा और पूरा ड्रोन सिस्टम बेस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग होगा और एनफोर्समेंट टीम्स एमसीडी ऑगमेंट करेगा। ये हमारा रिक्वेस्ट है एमसीडी से, वो कर रहे हैं। तो वो अपना जो भी एक्स्ट्रा बांधकाम अननेसेसरली करेंगे वो थोड़ा जाएगा। बट कोई छोटा अल्टरेशन, कोई छोटा सा दरवाज़ा लगाना या तो एज पर यूपीबीएल यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉस ये करने आए तो वो नहीं, उसको नहीं अफेक्ट करेंगे, ताकि जो लोग अभी जैसे हैं वैसे ही रेगुलराइज हो जाए। इतना ही इसका संक्षिप्त में है। एप्लीकेशंस इसका स्वगम पोर्टल में 24 से लिया जाएंगे फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स, बट अभी भी पीएम उदय पोर्टल चालू है। एट द बैक एंड डीडीए विल हैंड इट ओवर टू दिल्ली गवर्नमेंट, एंड दिल्ली गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस पूरा उनका व्यवस्था खड़ी है, जो पूरा उनका रेवेन्यू सिस्टम विल वर्क ऑन दिस। मैम ने इसको गाइड किया है, सीएस साहब ने गाइड किया है, तो ये अभी आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Geeta ji. Now I will take questions. आप अपना और अपने संस्थान का नाम बताइए। 54। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण मोहन शर्मा है, भारत एक्सप्रेस से हूँ मैं। मेरा 2 सवाल है, एक सवाल खट्टर साहब से, एक सवाल है। 2001 में दिल्ली में करीब 1100 इलीगल कॉलोनीज थी, जो 2026 में बढ़ के 1700 के करीब हो गई, मतलब हर साल 30 कॉलोनी इलीगल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज आपने इसको रेगुलराइज कर दिया। एमसीडी की एक अपनी जिम्मेदारी, एक सीमा है, क्योंकि उनको चुने हुए प्रतिनिधियों के नीचे काम करना है। तो आखिर इलीगल कॉलोनी बनना कब बंद होगा, कहाँ पे हम कट ऑफ लगाएंगे? दूसरा हमारा सवाल है लेखा जी से। लेखा जी, ये जो हमने कॉलोनी रेगुलराइज की है, इसमें सबसे पहली बात ये है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जो बेसिक चीज़ें हैं जो इमरजेंसी में जाती हैं, वो कैसे जाएंगी, और एमसीडी पे इसको डेवलप करने का कितना बजट एडिशनल? 262। सर, मेरा नाम दीपक दास है, मैं टाइम से एक तो मैं पहले मंत्री से जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे पहले हमारे पत्रकार ने बोला कि ये करीबन
30 साल से ऊपर चल रहा है पूरी कहानी। तो ये जो संस्करण है, आज का आपका एडिशन है, ये आखिरी एडिशन है, इसके बाद और एक एडिशन भी आ सकता है। दूसरा सवाल है सर, जहाँ तक पीओटी की बात आई, तो हम बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं कि डीडीओ को आप लोग धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आखिर में एमसीडी के पास सोची जाना चाहिए। तो ये जो पीओटी पॉलिसी में क्या आप लोग ये इंश्योर करेंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगा, इसका कोई प्राइस कोई करेंगे? अदरवाइज तो होगा क्या कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगा लेकिन मेट्रो के बगल में कोई मकान खरीद ही नहीं पाएगा। क्या इसके ऊपर भी कोई पॉलिसी है? 47। थैंक यू। मैं प्रदीप हूँ टोटल न्यूज़ से। मैडम, मेरा सवाल आपसे पहला ये कि विकसित दिल्ली का जिक्र किया है कि नई योजना कैसे विकसित दिल्ली का सपना पूरा करेगी। खट्टर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो मास्टर प्लान है और नए मास्टर प्लान को लेकर क्या स्टेटस है, और ख़ासतौर से जो हम बिल्डिंग में देखेंगे रेगुलराइज करने की जो प्रक्रिया है, फ्लैट ओनर्स को क्या ये राहत देगी? क्या बिल्डर्स के लिए इस पर राहत मिलेगी, या जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, एक बिल्डिंग में काफ़ी फ्लैट्स होते हैं, उनको कैसे वो इसमें रेगुलराइज करने की दिशा में अगर आप देखेंगे तो फ़ायदा होने वाला है? 209। मेरा नाम गौतम है, मैं ईटीवी भारत से हूँ। मेरा दो सवाल थारा मैम से है। मैम, आपने बताया ऑफ दी टोटल कॉलोनीज इन दिल्ली 511 रेगुलराइज हो रहे हैं। बाकी सब का क्या होगा जो ओजोन और फॉरेस्ट एरिया में है? नंबर 1। नंबर 2, पिछले फरवरी में आप लोगों ने एक एविक्शन नोटिस इशू किया था फॉर मोर देन 700 फैमिलीज लिविंग इन रेसिडेंशियल क्लस्टर्स नियर लोकमान्य रोड रेसिडेंस। सो were they evicted or क्या हुआ है उनका? 245। So this is Snehal from Hindustan Times. One question, if TD or MCD can take it. कुछ unauthorized colonies encroach land पे भी हैं, कुछ government encroachment भी है, उन areas में क्या होगा? और एक मंत्री जी से सवाल है कि मास्टर प्लान अगेन 2041, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, बट वी बिन लिसनिंग कि वो आ रहा है एंड इट्स मास्टर प्लान 2041 दिल्ली मास्टर प्लान 2041, जिसका क्वार्टर पीरियड तो ऑलरेडी निकल चुका है, 5 साल हो चुके हैं, तो वो 2021 में ही आना था, वो कब तक आ सकता है? 139। मैम नमस्ते, मेरा नाम कुमार कुंदन है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की लिस्ट है, क्या इसमें सैनी फार्म जैसे कॉलोनियाँ भी शामिल है रेगुलेशन में? 4। राष्ट्रीय राजधानी में अगर हम इस तरह की नीति को लागू करेंगे तो इसका आगे भविष्य पर क्या असर है? 26 and 190। Madam Chief Minister and Minister of Housing and Urban Development Minister, मेरा नाम प्रशांत शेखर मिश्रा है और मैं हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से हूँ। सर, मेरे दो सवाल हैं। सर, पहला तो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं सर, एक तरफ सरकार उनको रेगुलराइजेशन कर रही है, डेवलप कर रही है, दूसरी तरफ कॉलोनीज बढ़ती जा रही है, उनको रोकने का क्या प्लान है? दूसरा सर, इन कॉलोनीज में घुसपैठ का मुद्दा बड़ा है कि जो बाहर से लोग आए हैं, खासकर बॉर्डर पार से, वो बहुत सारे लोग रहते हैं, कई रिपोर्ट्स भी आई उनको लेकर, तो उनको पहचानने और उनको बाहर करने के लिए क्या प्लान है? 90। नमस्कार, मेरा नाम संजय अग्रवाल, मैं परिपूर्ण न्यूज़ से हूँ। मेरा नाम सीएम को है कि जो अभी जी थारा जी ने बोला है कि जो कमर्शियल जो इसमें अनऑथराइज कॉलोनीज़ में है, तो आप लोग की जो ईवी बैटरीज चल रही हैं अटल जी के टाइम से, तो उसमें वो सारा इलीगल काफ़ी कुछ अनऑथराइज कॉलोनीज़ में वो चार्जिंग कर रहे हैं, जिसमें लाइफ पे भी रिस्क है, एंड आप लोगों ने पीछे कुछ करे भी हैं उस पर। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान मैम? लास्ट क्वेश्चन 266, उसके बाद बताओ। मेरा सवाल ये है कि मैं संजीव गुप्ता हूँ दैनिक जागरण से।
मेरा सवाल ये है कि जब भी कभी दिल्ली की बात आती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली बहुत ज़्यादा आबादी के दबाव से, सुविधाओं से जो है वो करा रही है। तो जब हम जो जहाँ है वैसे ही उसको रेगुलराइज करने जा रहे हैं तो क्या स्थिति बदतर होगी या उसमें सुधार होगा, और भविष्य में इस चीज़ को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे या इसे बढ़ावा दिया जाएगा? धन्यवाद। हाँ, थोड़ा इतना सब कर लेते हैं, काफ़ी कुछ आ जाएगा, फिर बाद में जब टाइम अलाउ करेंगे। मित्रों, आपने बहुत ही अच्छे, सार्थक और जनता से जुड़े हुए विषय ये सब उठाए हैं। ये ठीक है कि क्योंकि पॉलिसी में बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो शायद शुरू में एक साथ वर्णन करने लगते तो बहुत लंबा समय लगता, लेकिन आप इन क्वायरीज एंड इन क्वेश्चन वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो उस सारे का विचार हमने पहले किया है, और कोई नहीं भी किया है तो आगे के लिए कैसा विचार होगा मैं आपको बताता हूँ। पहला विषय ये है कि 2001 में 1100 कॉलोनीज थी, अब 1700 हो गई। बहुत ही चिंता, वाजिब चिंता है कि लगातार ये बढ़ती है। दिल्ली की कॉलोनी, दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है, और लगातार बढ़ने में जिस प्रकार के डेवलपमेंट का जो प्लानिंग का एक प्रकार बनना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभाव रहा है, तभी ये अनऑथराइज कॉलोनीज बढ़ती है। एक जनता की साइकी भी होती है कि जितना प्लान तरीके से करेंगे उसमें ज़रूर कुछ रेगुलेशंस को लागू करना पड़ेगा, सड़कें छोड़नी पड़ेंगी, पार्क छोड़ने पड़ेंगे, लैंड जो है उसका जो डेवलपमेंट का रेशो है वो कम आएगा। 55-60% इतनी लैंड की रेशो होती है, बाकी 40% 45% पब्लिक सर्विसेज के लिए छोड़नी पड़ती है। तो जो लैंड छोड़ी जाती है वो अपलोड होती है जो लैंड खरीदता है या प्लॉट खरीदता है उसके ऊपर, वो महंगा हो जाता है। और जो प्राइवेट कॉलोनाइजर होते हैं वो कहीं भी ज़मीन खरीदी और बाद में उसे 80% 85% तक उसको लैंड को यूज़ कर लेते हैं, और गलियाँ 10-15% में छोड़ करके अपना काम चलाते हैं। उनको पब्लिक की जितनी यूटिलिटीज़ होती हैं, पब्लिक की सर्विस होती हैं, उसकी कोई चिंता नहीं होती, वो करता नहीं। तो इसलिए वो सस्ता होता है। उस सर्विस के अभाव में लोग सस्ती चीज़ को खरीद लेते हैं और बाद में वो चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि अब इसका सड़कें ही बनाओ, इसमें सीवरेज भी डालो, इसमें ये भी डालो, वो भी डालो। जो उनको रेगुलर कॉलोनीज के माध्यम से पैसा देना था, चार्जेस देने थे, उसको ना दे करके प्राइवेट कॉलोनियाँ बन गई, अनऑथराइज हो गए, और फिर चीज़ें सड़क यानी सड़क पर निकलते और जनता सरकार के ऊपर डालती है। ठीक है, सरकार अपने जो भी उसके साधन होते हैं उसके अंदर जितना भी संभव होता है वो फिर पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनका अपना एक सोचने का तरीका बन जाता है, उसमें जितना संभव कराते हैं। ये लंबा चलता है, तो सिलसिला लगातार चल रहा है। मैं लगातार हरियाणा में भी देखता रहा, यहाँ भी देख रहा हूँ, वही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसा स्टेप्स उठाए जाए कि ये चीज़ आगे बंद हो। उसमें से मैंने आपको कहा कि हम 1521 कॉलोनी कर रहे हैं, इस 1521 कॉलोनी में आगे और फर्दर इसकी अनऑथराइज डेवलपमेंट ना हो, उसके लिए हमें एनफोर्समेंट जो सेल है, खास करके एमसीडी का और डीडीए का भी, उसको मजबूत किया जाए। मजबूत करने के बाद आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज की मैपिंग और फिर आने वाले हर 2 महीने में मैपिंग, ये ऐसा बड़ा विषय है कि इस पर हमारे अधिकारियों को विचार करने में भी शायद लगभग 1 महीना लग गया। यानी इसको कैसे किया जाएगा, क्या क्या उसमें हमारी रिक्वायरमेंट होगी। आज तैयारी हम करके बैठे हैं कि हम 2 महीने में उसका दोबारा से मैपिंग करा करके, और आजकल 3D मैपिंग जो ड्रोन की है उसमें अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर का भी कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया एक्स्ट्रा तो वो पॉपअप हो जाएगा। इसलिए उसको तोड़ने का काम ये ज़रूर किया जाएगा, और नई कंस्ट्रक्शन विदाउट प्लानिंग कोई करेगा तो उसको तोड़ा जाएगा। और पहले भी जो नॉर्म्स में खास करके FAR के नॉर्म्स हैं, पहले से ऐसी सब कॉलोनी के इलाके शायद 300 FAR है, कितना 300-350 वो नॉर्म्स पहले बने हुए हैं। अब मान लो उससे भी किसी ने ज़्यादा बनाया हुआ है तो अभी हमने कहा एज इज वेर इज, तोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन MCD उसका अपने एक नियम बनाएगी, एक्स्ट्रा अगर रखना है तो उसके चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लेंगे, और वो थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखेंगे ताकि और कोई न बनाए तो फिर उसको चार्जेस का भी डेटरेंट शुरू होना चाहिए। तो ऐसे इसको एज इज वेरिज बेसिस पर इसलिए किया है। आगे जो क्वेश्चन आए हैं कि अगर एज इज वेरिज बेसिस पर करेंगे तो विषय क्या होगा, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ लोग 50 लाख लोग जैसे बताए, ये इन अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं।
लाखों मकान हैं, इन लाखों मकानों को, कॉलोनियों को डेमोलिश करना शायद संभव ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोड, नियम, उनको जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, उनको सब चीज़ें हैं। तो उसी में से निर्णय हुआ कि आज को एज इट इज़ किया जाए, एज इट इज पर आगे इसको कंट्रोल किया जाए। हाँ, एक रास्ता जो हमारे आगे एजेंडा में है वो है रीडेवलपमेंट ऑफ दीज कॉलोनीज। अगर वहाँ की RWA, वहाँ के निवासी मिलकर के वो चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में आज भी इन सीटू रीडेवलपमेंट हो रही है, बॉम्बे में दे रहे हैं, देख रहे हैं कौन सी कॉलोनी बॉम्बे में, धारावी, लाखों मकान है वहाँ, बना रहे हैं मल्टी स्टोरेज पर। तो ऐसा रीडेवलपमेंट का ऑप्शन खुला रहेगा, उसकी प्लानिंग बनेगी, पॉलिसी बनेगी, और जो कॉलोनी के लोग मिल करके आते हैं कि हमको सरकारी सुविधाएं जो देनी चाहिए हो, और हमारे से जो कंट्रीब्यूशन लेना कंट्रीब्यूशन लो, और हमारे मकान को अच्छा खुली कॉलोनी बना करके रिडेवलप करो। तो रास्ता खुला हुआ है, उसका विचार करेंगे, आपको बताएंगे। अगला विषय TOT में अफोर्डेबिलिटी। हमने अफोर्डेबिलिटी का ही ध्यान रख करके इसमें 500 FAR का जो प्रावधान किया है, और 2000 मीटर का ही एरिया इसके अंदर तय किया कि मिनिमम एरिया इतना ही होना चाहिए, इससे बड़ा एरिया बनाना तो बनाए, और उसमें भी जो मकान है एक यूनिट 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर मीटर तक ही मकान उसे बनाए जाए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लग्जरियस मकान बनाए और फिर वो उसी प्रकार से, तो जब इस प्रकार के छोटे मकान बनाएंगे तो अल्टीमेटली जो बनाएगा उसको अपनी वायबिलिटी वो देखनी है। वायबिलिटी में कंस्ट्रक्शन का खर्च तो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन वायबिलिटी को बिगाड़ता है तो प्लॉट का प्राइस को बिगाड़ता है। अगर आप किसी अच्छी कॉलोनी बनाएंगे, प्लॉट का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मेट्रो के पास चल रहा है, और मेट्रो की जो टेल है वो काफ़ी ऐसे एरिया में भी है जहाँ सस्ती ज़मीनें हैं। तो सस्ती ज़मीनों को जिसमें बनाना होगा वो सस्ता बेचेगा, जिसको महंगी ज़मीन को बनाना होगा महंगा बेचेगा। इसका रेगुलेशन का अभी हमने इसलिए नहीं तय किया कि रेगुलेशन करने के बाद फिर 10 तरह के विषय शुरू हो जाते हैं, भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। आखिर मेट्रो तो कनाट प्लेस में भी है, मेट्रो जहांगीरपुरी में भी है, मेट्रो बीच में भी 40-50 किलोमीटर इधर, 40-50 किलोमीटर इधर, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया। अभी लगभग जो एक विचार आया है कि 207 वर्ग किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ ये इतना एरिया बनता है, और उसकी मेट्रो की लंबाई, उसकी लंबाई सुना कि कितनी लंबाई है मेट्रो की है जिसके दोनों तरफ? सर ये जैसे सर मेट्रो है अभी दिल्ली में 420 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के लगभग मेट्रो, और नमो भारत है 83 किलोमीटर बना हुआ। तो ये 400 किलोमीटर लेंथ, इस पर कहीं भी कोई बना सकता है, जहाँ जैसी वायबिलिटी होगी वहाँ बनेगा। उसमें दोनों प्रकार, जमीन खाली है उसको खरीदे बनाए, बहुत अच्छा। अगर कहीं कोई 4 मकान अपने डिमोलिश करके प्लॉट 2000 मीटर का निकाले, 18 मीटर का उसमें राइट हो गए, 18 मीटर का राइट हो गए। साथ में अगर इस राइट ओवर में दिक्कत भी आती है तो DDA को अपनी पूरी अथॉरिटी है कि कहीं अगर स्पेशल पावर यूज करनी है तो उसके अंदर मेट्रो स्टेशन क्योंकि बहुत नज़दीक होगा, तो मेट्रो स्टेशन के साथ सीधा हैंगिंग ब्रिज यानी एलिवेटेड मेट्रो है, तो एलिवेटेड मेट्रो से उसके सेकंड फ्लोर पर सीधा रास्ता देने का प्रावधान है। कहीं अंडरग्राउंड मेट्रो है तो अंडरग्राउंड मेट्रो से नीचे उसके बेसमेंट में अगर उसको रास्ता लेना तो रास्ता ले सकते हैं। वॉक टू वर्क जैसे होता है वॉक टू स्टेशन, ये रास्ता उसमें बनेगा तो उसके अंदर ट्रैफिक का भी कंट्रोलिंग होगा, गाड़ियाँ रखना बंद कर देंगे लोग, और घर से उतरे मेट्रो में चढ़े, ऑफिस में पहुँचे, ऑफिस से उतरे घर में पहुँच गए। एक इसमें मेट्रो में भी, हालांकि आज का विषय नहीं है लेकिन फिर भी मेट्रो में लास्ट माइल कनेक्टिविटी ये हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि कोई अपने वाहन नहीं भी रखता तो उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हर प्रकार का वाहन मिले, मोटरसाइकिल मिले, ऑटो मिले, टैक्सी सामान्य मिले, लग्जरी टैक्सी मिले, जैसा ग्राहक है वैसा उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस पर विचार कर रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ हल हो जाएं। इसलिए अफोर्डेबिलिटी में छोटे मकान बनेंगे, मल्टी स्टोरी बनेंगे, लैंड की कॉस्ट कम पड़ेगी, तो अपने आप ही अफोर्डेबिलिटी में आ जाएंगे। कंपटीशन भी होगा क्योंकि कंपटीशन में मल्टीपल डेवलपर्स
साथ में डीडीए भी बनाएगा। डीडीए अपने तैयार करेगा, डेवलपर अपना तैयार करेंगे, और जहाँ इस प्रकार का कंपटीशन होता है तो मार्केट विल फाइंड इट्स रेट स्ट्रक्चर। तो डिस्कवरी ऑफ रेट्स ये मार्केट के द्वारा होगा। जहाँ तक एफ्लुएंट कॉलोनीज का विषय है, अभी हमने उसको छोड़ा है, क्योंकि एक बार ये बाकी सारी कॉलोनीज का विषय हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट फेज में उस पर विचार चल रहा है कि वहाँ क्योंकि एफ्लुएंट लोग रहते हैं तो एफ्लुएंट लोगों के लिए थोड़ी सी कंडीशंस भी उसी प्रकार की हो सकती हैं, तो उसका अगले फेज में जब करना होगा तब करेंगे। लेकिन रेगुलेशन में सुरक्षा का पूरा ध्यान, और उसमें भी खास करके एक विषय आया है एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। इसके अंदर बहुत से आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर फुल फ्लैश बड़ी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की नहीं भी जा सकती हैं, तो उसमें आजकल छोटे व्हीकल आ गए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे आ गए हैं कि जिनको घरों के अंदर उसको मैंडेट किया जा सकता है। जगह जगह पानी के टैंक बना करके इमरजेंसी में उस पानी के टैंक के माध्यम से आजकल जगह लंबी पाइपलाइन से सारे विषय आए हैं और दुनिया में ऐसे प्रचलित हो गए हैं। तो मैं एमसीडी के लोगों को पहले भी कहा है, आज फिर हमारे कमिश्नर एमसीडी मेरे साथ बैठे हैं कि ऐसे सारे प्रावधान एमरजेंसी सर्विस को देने के लिए ये सारे हमको खोजने चाहिए, बनाने चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता को जो इतनी सुविधा मिली है तो जनता उसमें ज़रूर कोऑपरेट करेगी। मैं अपील भी करता हूँ जनता को कि इन सारी चीज़ों में ज़रूर अप्रूव करें। जहाँ तक दिल्ली सरकार का ये एमसीडी का बजट है, हमारे दोनों सरकारें बैठी हैं, एमसीडी भी है, दिल्ली सरकार भी है, एक उसके सिस्टम बने हुए पहले से कि हमको बजट कितना कितना किस एरिया में लगाना होता है। तो आखिर तो सरकारों का जो काम है वो निश्चित रूप से लोकहित की जो सरकार होती है वो करती है। इसका डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स, चाहे वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का होता है, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन का होता है, उस हिसाब से जो फंड जाते हैं वो जाते ही हैं। हाँ, जो लोग अपनी कॉलोनी वाले हैं उनके ऊपर भी जो चार्जेस निश्चित होते हैं उनके लिए जो प्रेरित करेंगे कि वो सारे चार्जेस अपने भी दें। खास करके ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा हम इनका जो टैक्स होते हैं रेवेन्यू क्या प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, ये भी एनफोर्स नहीं कर सकते। अब जब ये रेगुलाइज हो जाएंगी तो जो उसका प्रकार होता है प्रॉपर्टी टैक्स का, हाउस टैक्स का, जो भी टैक्स होता है उसको भी एक रेगुलर तरीके से लिया जाएगा ताकि उन कॉलोनी का विकास हो सके। इस प्रकार का विषय जरूर जैसे बाकी जगह करते हैं वैसा होगा। मास्टर प्लान 2041 में, जैसे मैंने पहले अपनी बात में कहा था कि हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये मास्टर प्लान 2041 पर काफ़ी चर्चा हो गई है, जनता से भी इसमें उनकी कंसेंट ले ली गई है, उनके जो सुझाव हैं अमेंडमेंट वगैरह कोई करना चाहते हैं वो भी लिया है, फाइनल शेप में है। एक आध दो मीटिंग में करने के बाद मुझे लगता है जल्दी फाइनल हो जाएगा। लेट हो गया है ये ठीक बात है, लेकिन जल्दी इसको करें। फ्लैट ओनर्स की रेगुलेशन, ये क्या बिजली का विषय है? फ्लैट ओनर्स की रेगुलेशन, फ्लैट्स है वो इंडिपेंडेंट फ्लैट्स भी आएंगे तो रेगुलराइज हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछ रहे थे कि बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स है, ऐसे ही है काफ़ी जगह, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर मैं एक फ्लैट ओनर हूँ, मैं अपना ही लेके आऊँ तो भी वो रेगुलराइज होगा। मैं बस अधिकतर बातचीत मंत्री जी ने बोल दी है, पर मैं ज़रूर आप सभी को ये कहना चाहूँगी, दिल्ली की जनता को भी पता है, दिल्ली में वर्षों से जो स्थिति है हम सब जानते हैं। जहाँ 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाला ये शहर कैसे पिछले 20-25 साल में 3 करोड़ की जनसंख्या पे आके खड़ा हुआ, जहाँ पे 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज, जहाँ पे 675 के करीब झुग्गी कॉलोनी, जहाँ पे 350 से ज़्यादा गांव और बहुत ही अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट यहाँ पे चला। कहीं पे कोई भी बसता गया, पिछली सरकारों ने कभी इस पे संज्ञान नहीं लिया, और आज ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि सही मायने में उसको हटा करके फिर से बसाने जैसी स्थिति भी नहीं है। पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आज जो ये मूव हुआ है, ये पहला कदम है एक प्लान्ड डेवलपमेंट की ओर,
एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की और हमारी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार दिल्ली को एक सिस्टमैटिक प्लान डेवलपमेंट देने की ओर आगे बढ़ रही है। हमने पिछले साल भी अपने बजट में 700 करोड़ रुपए अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में डेवलपमेंट के लिए दिए थे और इस साल के मेरे बजट में भी हमने 800 करोड़ रुपए इन्हीं कॉलोनीज में डेवलपमेंट के लिए दिया है। जहाँ तक फायर इत्यादि या इंसिडेंट्स की बात है, जो स्थिति पहले थी उससे निपटने के लिए आज सरकार ने और तैयारी की है, बेहतर तैयारी की है। पिछले साल भी हमने अपने फायर विभाग के माध्यम से वो सभी फायर टेंडर खरीदे थे जो कि इस तरह की तंग गलियों में जा कर के मदद कर सकते हैं और इस साल के बजट में भी हमने इसी तरीके आधुनिक फायर टेंडर्स को खरीदने के लिए अपना काम किया है। हर तरीके से जिस प्रकार से भी हम इन कॉलोनीज़ को रिलीफ दे सकते हैं, इनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऑथराइज होने से ना केवल इनको मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि जिस तरीके की बात है कि भी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पे लोन ले करके उस पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के लिए इस तरह के इकोनॉमिक अपना इस जोड़ करके प्रॉपर्टीज़ को मकान वहाँ पे रीडेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहला कदम है उस और जिससे कि दिल्ली बेहतर रूप में विकसित हो सके। थैंक यू। जो 700 जो कॉलोनी 675 जो अभी जो नोटिस दिए हैं वो रूल मुजब ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन भी दिए जा रहा है। कोई किसी ने पूछा था वो उसकी बात कर रहे थे लोकनायक के पास ना, उनको सावदा घेरा में मकान दिए गए सर। हाँ, सावदा घेरा में उनको मकान दिए और हम दिल्ली में किसी भी तरीके की आगे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल फेवर में नहीं है। जो स्थिति हमें मिली है दिल्ली में, केवल उसको बेहतर करने के लिए दिल्ली के निवासियों को एक डेवलपमेंट देने के लिए ये सारे स्टेप्स जो हैं ये केंद्र का एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस पर हम पूरी तरीके से काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, एक सज्जन और थे ना, हाँ तो मैं रोक रहा था। एक सवाल था कि वो यमुना के किनारे बसे लोगों के लिए भी प्लान में क्या सेट है? ओजोन, हाँ ओजोन का एक मिनट जस्ट ओजोन का जो है अगर ओजोन देखा जाए इट्स नॉट अ होमोजेनस जोन। इसमें एकदम पुराना नालडोरा भी है, अनऑथराइज कॉलोनीज भी है जो खुद के जमीन पे है और अनऑथराइज कॉलोनीज भी है जो डीडीए के जमीन पे, गवर्नमेंट जमीन के पे।